I do that, I did do that, she does do that, you did do that. अब देखिए ये जितने 4 सेंटेंसेस मैंने नोट डाउन किए हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये रॉन्ग है या फिर करेक्ट है? देखिए जिनको टेंस आते हैं वो तो यहाँ पे थोड़े से पजल हो गए होंगे। वाई? बिकॉज वो कहेंगे कि जितने भी सारे सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, देखिए या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या फिर पास्ट इंडेफिनिट का है, जिसमें डू यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डज यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एंड डिड वाले पास्ट इंडेफिनिट है। अब आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट रहता है कि जब नेगेटिव सेंटेंसेस हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में तो डू डज एंड नॉट का यूज करते हैं, एंड पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट का यूज करते हैं। बट यहाँ पर आपको देखने से ये लगेगा कि पॉजिटिव सेंटेंस में ऐसा कैसे पॉसिबल है कि डू 2 बार आ गया, डिड के साथ में डू आ गया है पॉजिटिव सेंटेंस में वो भी, एंड डज के साथ में डू कैसे पॉसिबल, एंड डिड के साथ में डू कैसे आ गया? भाई ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगर आपको भी यही कंफ्यूजन है कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, तो अगर आपके माइंड में ये सारा डाउट है तो आपका ये सारा डाउट इसी वीडियो में कवर होने वाला है। हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो जो कि रिलेटेड है इम्फेटिक सेंटेंसेज, जिनको हम इम्फेटिक सेंटेंसेज कहते हैं। वो मैं आज आपको बताऊंगी कैसे आप अपने सेंटेंस को, अपनी बात को इम्फेसाइज करके कह सकते हो किसी को भी। देखिए जो भी मैंने फर्स्ट सेंटेंस नोट किया है यहाँ पर, आई डू दैट, ये टोटल ही करेक्ट है, टोटली करेक्ट है। अब सेकेंड सेंटेंस, आई डिड डू दैट, यस ऑफ कोर्स ये भी करेक्ट है। शी डज डू दैट, ये भी करेक्ट है। यू डिड डू दैट, ये भी एकदम करेक्ट सेंटेंस है। अब बात ये है कि ये चारों सेंटेंसेस करेक्ट कैसे है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सारे के सारे सेंटेंसेस करेक्ट कैसे हैं। देखिए अगर मैं सिंपल सी बात कहती हूँ आपको, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस नोट कर रही हूँ यहाँ पे, आप इसको ध्यान से देखिएगा, इन सबको मैं प्रेजेंट इनके पॉजिटिव सेंस में लिख रही हूँ। आई डू दैट, राइट। अगर मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा आई डू दैट, इसका मतलब है कि मैं यह करती हूँ, राइट, मैं ये वह करता हूँ, सिंपल है। आई डिड डू दैट, इसको अगर मैं सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करती हूँ तो ये हो जाएगा आई डिड दैट, मैंने वो किया। और अगर ये सेंटेंस में लिखती हूँ शी डज डू दैट, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? शी को ऐसे लिखते हैं, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का हो गया ये। यू डिड डू दैट, अगर मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखती हूँ तो ये हो जाएगा तुम ये नहीं करते, क्योंकि डिड के साथ में हमने नोट लगाया और देन हमने डू लगाया, तो वो एज अ वर्ब यूज हुई है वहां पर। लेकिन जब मैंने कहा नहीं ये मैं करती हूँ, ये मैं करती तो हूं, तो मैं क्या कहूंगी? आई डू दैट, मैं ये करती हूं। तो देखा आपने कैसे मैंने अपनी बात को एम्फेसाइज किया, अपनी बात को मैंने जोर दे के बोला कि नहीं तुम गलत बोली हो, मैं ये करती हूं। तो जब भी हमें अपनी बात को एम्फेसाइज करना हो, जोर दे के बात को कहना हो कि हम ये करते तो है, राइट, तो तब हमें यूज करना होता है टेंस के अकॉर्डिंग इन वर्ब्स का। अब सेकंड देखिए, यहाँ पे है आई डिड दैट, मैंने वो किया। अब किसी ने मुझे बोला नहीं तुमने तो नहीं किया ये, मैं कहूंगी नहीं ये मैंने ही तो किया है, ये मैंने ही तो किया। वो मुझे मना कर रहा है या फिर कर रही है कि नहीं नहीं तुमने ये नहीं किया है, यू डिडंट डू दैट, मैं कहूंगी नहीं ऐसा कैसे पॉसिबल है, आई डिड डू दैट, मैंने किया है वो, मैंने वो किया। तो तब मैं क्या यूज करूंगी? आई डिड डू दैट, मैंने वो किया। ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? नेक्स्ट, शी डज दैट, तो सामने वाला अगर बोलता है तो वो बोलेगा नहीं क्या, शी डज डू दैट, ये उसने ही क्या, वो ये है वो ही करती है। समझ में आई बात आपको? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम सिंपल बात करें कि वो ये करते हैं, यहाँ पे करें कि वो यह करती है, यस ये वही करती है ये। तो ये इम्फेसाइज को शो करता है, मीन्स हम बात को जब जोर दे के बोलते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे था यू डिड दैट, तुमने वो किया। अब यहाँ पे यू डिड डू दैट, तुमने वो किया, राइट। तो देखो दोनों की, तुमने वह किया, तुमने वो किया, यस तुमने ही किया। तो जब हमें ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो तो तब हम इनका यूज करते हैं। अब ये 3 सेंटेंसेस और देखिए तो आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे सेंटेंस है शी गोज देयर, वह वहां जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई टॉट दिस टॉपिक, मैंने ये टॉपिक पढ़ाया। आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगी, राइट, मैं पढ़ाऊंगी। तो तीनों देखिए मैंने एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिया, पास्ट इंडेफिनिट का लिया और एक मैंने फ्यूचर का लिया है। अब देखिए शी गोज देयर, अगर मैंने लिखा कि वह वहां जाती है, तो अगर हमें इसी बात को एम्फेसाइज करके बोलना हो कि वह वहां जाती है, ये तो सिंपल है कि वह वहां जाती है। लेकिन अगर हमें नहीं, तो मैंने कहा कि वह वहां जाती है एवरीडे, तो समवन सेड नो वह वहां नहीं जाती, मैं कहूंगी यस वह वहां जाती है, मैंने उसे देखा है, वह वहां जाती है। तो कैसे यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आप जान ही सकते हो कि हम क्या यूज करेंगे उसमें, शी के साथ में हम यूज करेंगे डज का। तो ये हो जाएगा, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि वह वहां
जाती है। तो आप बात को देख सकते हो कि किस तरीके से हम एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आई टॉट दिस टॉपिक, मैं क्लास में गई और मैंने कहा कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया, क्योंकि पास्ट का आप देख सकते हो कि मेन की सेकंड फॉर्म यूज है, तो पास्ट का मैंने टॉपिक पढ़ा दिया। अब कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा नहीं मैम आपने ये टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ाया। अब मैंने कहा कि मैंने तो ये पढ़ा दिया है, तो देन आई विल से आई डिड टीच दिस टॉपिक, मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है। व्हाट आर यू सेइंग, आई डिड टीच दिस टॉपिक। तो हम कैसे यूज करेंगे, वाई हमने डिड यहाँ पे क्यों यूज किया, बिकॉज पास्ट का सेंटेंस है, तो पास्ट में हम क्या यूज करेंगे, आई डिड टीच दिस टॉपिक, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे टीच क्यों आया है। जब हम डिड का यूज करते हैं तो फिर वर्ब फर्स्ट यूज होती है। अब देखिए, अब फ्यूचर के कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे तो हमने इनमें तो ये यूज कर दिया, फ्यूचर में तो ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है। कैसे बनाएंगे, देखिए फ्यूचर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। फ्यूचर में बहुत एक नॉर्मल सा चेंज आता है, वो भी कन्वर्सेशन में नहीं आता। जब हम राइटिंग स्किल, जब हम रिटर्न में लिखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को, तब बस वहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होता है। तो कैसे, यहाँ पे जब आपने देखा होगा कि हम आई के साथ या फिर किसी भी प्रोनाउन के साथ में हम ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं, कॉन्स्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो क्या करना होता है, जब हमें एम्फेसाइज करके बोलना है तो हमें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज नहीं करते वर्ब की। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, आई विल टीच, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेरे पास आए तो बोले, मैं क्लास में गई और स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि मैम आज मन नहीं है मत पढ़ाइए, ठीक है। तो मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, आई विल टीच। तो सम स्टूडेंट सेड नो मैम प्लीज आज रहने दीजिए, आज मत पढ़ाइए। तो मैं कहूंगी नो आई विल टीच। तो मैं क्या, देखो बात को बोलने के तरीके से भी पता चल जाता है कि बात को कितना एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगी, आई विल टीच। तो वहां पे जब हम एम्फेसाइज करेंगे फ्यूचर में, तो तब हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को यूज नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा आई विल टीच। और ये तो आप अच्छे से जानते भी होंगे, देखिए ये फैक्ट तो आई थिंक आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए। जब भी आई के साथ में विल का यूज होता है, बहुत बार देखिए जब मैं ग्रामर पढ़ाती हूँ क्लास में या फिर मैंने बहुत सारे लर्नर्स का क्वेश्चन सुना है कि मैम आई के साथ में विल क्यों आ गया। अभी हम मॉडर्न इंग्लिश में हम यही तो देखते हैं, आई के साथ शैल तो कोई यूज नहीं करता, वी के साथ तो कोई शैल यूज कर ही नहीं रहा है। वाई, क्यों नहीं यूज कर रहे, देखिए वैसे तो क्या होता है कि अगर ग्रामेटिकली हम देखें तो आई और वी के साथ में अगर पेपर में अगर आया है, तो अगर एक सिंपल वे में आया तो आप आई और वी के साथ शैल ही लगाओगे। बट अगर अगर हम इसको एज अ मॉडल यूज करते हैं, याद रखना, अगर हम इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में, तो तब हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे कि आई के साथ हम लगाएंगे शैल एंड वी के साथ भी। लेकिन जब हम इनको एज अ मॉडल, विल एंड शैल एज अ मॉडल भी यूज होती है जो कि डिटर्मिनेशन को शो करते हैं। आई के साथ में जब हम विल को लगा देते हैं, वी के साथ में जब हम विल को लगा देते हैं, तो वो डिटर्मिनेशन को शो करते हैं, मीन्स वो काम जरूरी है करना। मैंने कहा आई विल टीच, इसका मतलब है कि मैं जरूर पढ़ाऊंगी, राइट। इसी तरीके से जो थर्ड पर्सन होते हैं, आप जानते हो ही के साथ में, शी के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में, सबके साथ में विल लगता है। लेकिन अगर हम उनके साथ में शैल लगाते हैं तो वो डिटर्मिनेशन को शो करता है। दे शैल गो देयर। अब आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा कि मैम दे के साथ तो शैल थोड़ा अजीब लग रहा है, नहीं। अगर मैंने ये बोला, क्या बोला कि दे शैल गो देयर, अब इसका मीनिंग ये है कि वे वहां जरूर जाएंगे। अगर दे के साथ शैल लग गया ना, मीन्स जितने भी फर्स्ट पर्सन को छोड़कर अदर पर्सन अगर आ गए उनके साथ में हमने शैल लगा, समझ लीजिएगा कि वो करेक्ट है सेंटेंस, आप गलत नहीं कह सकते उनको। वहां पे डिटर्मिनेशन को शो किया गया। और अगर आप हम फर्स्ट पर्सन के साथ में विल को लगाते हैं तो वहां पे भी हम डिटर्मिनेशन को शो करते हैं। तो अगर अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, तो मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर में अगर हमें इम्फेसाइज करके बात को बोलना है तो थोड़ा सा हमें इनलार्ज करना पड़ेगा, सेंटेंस को थोड़ा सा इम्फेसाइज करना पड़ेगा। आई विल टीच, मैं आज पढ़ाऊंगी, राइट। तो इस तरीके से, तो ये तो हुआ सिंपल सेंटेंस, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब देख लीजिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम इनको कैसे यूज करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यूज को देखिए कि हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इनको कैसे यूज करेंगे। देखिए ये सेंटेंसेस तो बहुत बार हम अपनी लाइफ में बोलते हैं, टेल मी, बताओ मुझे। तो मैंने एक सिंपल वे में बोला, मुझे बताओ, टेल मी, मुझे बताओ। आगे मैं सेंटेंस कुछ भी बोल सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला टेल मी, मुझे बताओ। अगर मैंने इसी बात को एम्फेसाइज करके बोलना तो मैं कहूँ डू टेल मी। तो देखिए आप दोनों ही टोन को देखिए, टेल मी। बट इफ आई से डू टेल मी, मीन्स आपको बताना पड़ेगा, मुझे बताओ, अभी बताओ मुझे ये। तो कैसे हम इसको बोलेंगे या लिखेंगे, डू टेल मी, डू टेल मी। नेक्स्ट देखिए, राइट इट डाउन, मैंने बोला राइट इट डाउन, इसे लिखो।
लेकिन अगर मैं इसको एम्फेसाइज करूंगी तो क्या बोलूं, डू राइट इट नाउ, इसे अभी लिखो। समझ में आया? आप टोन को भी समझ सकते हो। समझ में आया कि डू राइट इट नाउ, अभी लिखो इसको, मीन्स आप देख सकते हो ना बात की टोन से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे एम्फेसाइज किया जा रहा है। सोल्व दिस सम, सिंपल सा वे है, मैंने ऑर्डर दिया सोल्व दिस सम, इस सम को सोल्व करो। बट इफ आई से डू सोल्व दिस सम, तो इसका मतलब है कि करो, इसे करना ही पड़ेगा ये आपको। अगर मैंने डू लगाया है तो कैसे हो जाएगा, डू सोल्व दिस सम। नेक्स्ट है आंसर मी, मुझे आंसर दो। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं कहूं डू आंसर मी, तो मीन्स आपको आंसर देना पड़ेगा। मैं इंफेटिकली बोल रही हूं, मैं एम्फेसाइज करके बोल रही हूं। क्या बोल रही हूं, डू आंसर मी, आंसर दो मुझे इस बात का। ठीक है, तो जब मैंने ऐसे बोला डू आंसर मी, इसका मतलब है कि आंसर दो मुझे इस बात का, आपको देना पड़ेगा। बिकॉज मैं क्या कर रही, मैं एम्फेसाइज कर रही हूं इस बात को कि मुझे आंसर चाहिए तो चाहिए। नेक्स्ट, कम नेक्स्ट टाइम अगेन। अब देखिए सपोज कि हमसे कोई मिलने आया, राइट, और हमें उससे बोलना है, मैंने उसको बोला कम नेक्स्ट टाइम, अगली बार फिर आना, तो ये एक सिंपल सा वे है। लेकिन अगर मैं बोलूँ डू कम नेक्स्ट टाइम अगेन, दोबारा जरूर आना, तो मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, दोबारा जरूर आना। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप इसको कैसे इंफिनिटिव सेंटेंसेस में चेंज करोगे। तो देखिए ये सारे के सारे कंप्लीट हो गए इंफिनिटिव सेंटेंसेस। देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये इंफिनिटिव सेंटेंसेस। अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखते होंगे, स्टार्टिंग में मैं बोलती हूँ डू सब्सक्राइब माई चैनल, जबकि मैं ऐसा भी कह सकती हूँ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, राइट। लेकिन मैं क्या कहती हूँ, डू सब्सक्राइब माई चैनल, तो इसका मीनिंग है कि जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बस एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ये इंफिनिटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया, तो कैसे आप इनको यूज करके कहाँ पे यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, यही सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। होप सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।